मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास से पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश, अपहठ और पुरानी हिंदी, इन तीनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग पिछली वीडियो में जाएंगे तो ज़रूर देखेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। हिंदी भाषा का साहित्य के अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो मैंने अपभ्रंश, अपहठ और पुरानी हिंदी पढ़ा दी है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कि इन दोनों में क्या अंतर है और इन तीनों की तुलना करेंगे, ताकि हम लोगों ने जो नहीं समझा है या हमने जो पढ़ा है हम लोग उसको और तरीके से अच्छे से समझ जाएं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तुलना का आधार। तो हमारा पहला आधार है कालगत अंतर। तो अपभ्रंश का जो काल है वो 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक रहा है, और वहीं अपहठ का जो काल है वो 9वीं से 11वीं शताब्दी रहा है। पुरानी हिंदी का जो समय काल है वो है आपका 12वीं से 14वीं शताब्दी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। आगे हम लोग जानेंगे कि ध्वनियों का अंतर, मतलब ध्वनियों के अंतर के अनुसार इन तीनों में क्या तुलना की जाती है। तो पहले बात करेंगे ए और औ का प्रयोग। तो अपभ्रंश में ए और औ का अभाव है, ध्यान देंगे आप। अपभ्रंश में ए और औ का अभाव है। वहीं अपहठ में ए और औ मिलने लगे हैं, जैसे बैल और चौड़ा। अब बात करते हैं पुरानी हिंदी की। तो इसमें ए और औ का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, जैसे मौर और चक है। अब बात करते हैं री के प्रयोग की। तो री का अपभ्रंश में री का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कृष्ण का कण्ह, ऋण का ऋण, गृह का गे हो जाता है। वहीं अपहठ में री का प्रयोग जो है, इस प्रवृत्ति का और विकास हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि अपभ्रंश में जैसे री का अ, ई, उ, ए में परिवर्तन हो रहा था, उसी प्रवृत्ति का री का प्रयोग में अपहठ में हुआ। ठीक है। आगे बात करते हैं पुरानी हिंदी की। तो पुरानी हिंदी में भी सेम प्रोसेस चली जो आपकी अपभ्रंश में चली और अपहठ में चली। अब बात करते हैं हम लोग अनुनासिकता की। तो अपभ्रंश में जो है अनुनासिकीकरण एवं निर्नुनासीकरण की प्रवृत्ति दिखती है, जैसे चलही का चलही, मतलब ही में बिंदु लगा है, आप देख रहे हैं, उसे कहते हैं अनुनासिक। केवल अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति। तो अपहठ में भी सेम है आपका कंडीशन, और पुरानी ही में क्या दिया हुआ है, अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति बनी हुई है, किंतु कम मात्रा में है। ठीक है ना। प्रवृत्ति तो है, मतलब जो प्रवृत्ति आपकी अपभ्रंश में और अपहठ में रही अनुनासिकता के लिए, वही प्रवृत्ति रही पुरानी हिंदी में भी और अपहठ में भी रही, लेकिन पुरानी हिंदी में वो कम मात्रा में प्रयोग में आई है। ठीक है। बात करें स्वर भक्ति की। तो अपभ्रंश में दिखाई देने लगती है, जैसे क्रिया का क्रिया हो जाना। स्वर भक्ति क्या होती है, तो व्यंजन संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजनों के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया। ठीक है ना। व्यंजन संयोग को क्या बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए व्यंजनों के मध्य स्वर की लाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, स्वर भक्ति। तो अपभ्रंश में दिखाई देने लगी थी कौन सी, स्वर भक्ति। जैसे क्रिया का क्या हो जाना, क्रिया हो जाना। और वहीं अपहठ में जो है ये अधिक मात्रा में मिलती है, स्वर भक्ति अपहठ में अधिक मात्रा में मिलती है। और वहीं पर आपका जब पुरानी हिंदी का समय आता है तो ये और अधिक मात्रा में मिलने लगती है स्वर भक्ति। ठीक है। अब बात करते हैं स्वर संयोग की। तो जहाँ दो स्वर एक साथ हों, ठीक है ना, जहाँ दो स्वर क्या हों, एक साथ हों। तो अपभ्रंश की पहले बात करते हैं। तो अपभ्रंश में स्वर संयोग की प्रक्रिया काफ़ी मात्रा में दिखाई देती है, जैसे अंधकार का अंध आर हो जाना। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि दो स्वर यहाँ एक साथ आए हैं यहाँ, है ना। तो अंधकार का अंध आर हो जाना। तो स्वर संयोग की जो प्रक्रिया है वो अपभ्रंश में ज़्यादा दिखाई देती है। वहीं अपभ्रंश के बाद अपहठ में जब आते हैं हम लोग, तो स्वर संयोग से शब्दों का समझने में कठिनाई पैदा होने लगी, जिससे स्वर गुच्छों में संकोच की प्रवृत्ति पैदा हुई। जैसे अंध आर का अंधार, मतलब जब एक साथ दो स्वर आने लगे
तो उन शब्दों को समझने में कठिनाई पैदा होने लगी। ठीक है ना, किसमें की बात कर रहे हैं हम लोग, अवहट की बात कर रहे हैं। और वहीं पुरानी हिंदी में स्वर संयोग का क्या विशेषता रहा, कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। मतलब यहाँ पर स्वर संयोग का ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ, कुछ विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं स्वर लोप की। तो स्वर लोप मतलब क्या होता है, स्वर का समाप्त हो जाना। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे अपभ्रंश की। तो आरंभिक व अंत्य स्वरों के लुप्त होने की प्रवृत्ति, जैसे लज्जा का लाज हो जाना, अरण्य का अरण्य हो जाना। मतलब जहाँ स्वर क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ पर आपके आरंभिक और अंत्य स्वरों के लुप्त होने की प्रवृत्ति कहाँ रही, आपकी अपभ्रंश में। वहीं आपका अवहट की बात की जाए तो विशेष रूप से स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंतिम आ का अ हो जाना, जैसे शिक्षा का सीख हो जाना और भिक्षा का भीख हो जाना, ये आपकी अवहट की विशेषता रही। ठीक है ना, मतलब आ की जगह अ का प्रयोग, आकारांत शब्दों के अंतिम आ का क्या हो जाना, अ हो जाना, किसकी विशेषता रही, आपकी अवहट की। विशेष रूप से स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है ना आपका, और भिक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर शिक्षा में आ की मात्रा का प्रयोग है, वहीं सीख में आपका अ की मात्रा का प्रयोग हो गया। अब बात करते हैं पुरानी हिंदी के मामले में स्वरलोप की। तो यहाँ कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं द्वितीयकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। तो द्वितीयकरण मतलब क्या होता है कि जहाँ एक साथ जो है एक ही स्वर दिखाई दें, ठीक है ना, जिनका दो बार प्रयोग हो। और दीर्घीकरण मतलब क्या होता है, जहाँ दीर्घ स्वरों का प्रयोग हो, जैसे कि आपका आ हो गया, ह्रस्व उ हो गया, ये सब दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है ना। तो संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीयकरण करने की प्रवृत्ति दिखती है किसमें, अपभ्रंश में। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजनों के साथ किसकी द्वितीयकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है आपके अपभ्रंश में। जैसे चक्र का चक हो जाना, कर्म का कम हो जाना। वहीं क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कम का काम हो जाना, धम्म का धाम हो जाना। कहने का मतलब है कि अब अपभ्रंश के बाद अवहट में जो है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का आरंभ हो गया। यानी जो आपका दीर्घीकरण दीर्घीकरण का जो समाप्ति आपका अपभ्रंश में हुआ था, उसका शुरुआत कब हुआ, आपका अवहट में हो गया। ठीक है ना, अवहट में जो है क्षतिपूरक दीर्घीकरण का आरंभ हुआ, जैसे कम का काम हो जाना। तो यहाँ दीर्घीकरण का आरंभ हुआ है कहाँ पर, अवहट में। क्षतिपूरक दीर्घीकरण का और अधिक विकास हुआ। मतलब जहाँ पर शुरुआत हुआ था क्षतिपूरक दीर्घीकरण का आपका अवहट में, वही पुरानी हिंदी में इसका और ज़्यादा विकास हुआ। व्यंजनों के प्रयोग की बात करें तो इसमें निम्नलिखित 7 व्यंजनों का अभाव है, जैसे ड, ढ जिसमें बिंदु नीचे लगा हो, न, तालव्य विष और मूर्धन्य ष। ठीक है ना, तो इन 7 व्यंजनों का किसमें अभाव है, आपका अपभ्रंश में अभाव है। ठीक है ना। और वहीं आपका अवहट की बात करें तो ड और ढ का विकास हुआ, परंतु शेष का नहीं। मतलब ड ढ का तो विकास हुआ, लेकिन न, तालव्य श और मूर्धन्य ष का विकास अवहट में नहीं हुआ। वहीं आपकी हम लोग पुरानी हिंदी की बात करें तो तालव्य श, मूर्धन्य श का विकास नहीं हुआ, लेकिन शेष 5 व्यंजनों का विकास हुआ। शेष मतलब कौन, बताइए, न का, ठीक है, और ड का और ढ का। ठीक है, लेकिन तालव्य श और मूर्धन्य श का विकास आपका पुरानी हिंदी में नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग ट वर्ग प्रधानता। तो अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अपभ्रंश जो है एक ऐसी भाषा है ट वर्ग प्रधान भाषा। वहीं अवहट की बात करें तो अवहट में ट वर्ग की व्यापकता है, किंतु सीमित मात्रा में। मतलब अवहट में भी जो है ट वर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसमें आपका बहुत कम अल्प मात्रा में। वहीं पुरानी हिंदी में भी अवहट जैसी स्थिति रही। मतलब जो अवहट में प्रयोग ट वर्ग जैसा हुआ है, वैसे ही पुरानी हिंदी में हुआ। अल्प प्राण व्यंजनों में परिवर्तन की प्रकृति। अल्प प्राण व्यंजन हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश की पहले, जैसे क, ग, च, ज, त, द, अ या य में परिवर्तित होते हैं, जैसे वचन का वयन हो जाना, नगर का अणयन हो जाना। तो आपका अल्प प्राण जो है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, बताइए, आपका अपभ्रंश में। जैसे अ का क्या हो जाना, य हो जाना। ठीक है ना।
यह प्रवृत्ति बढ़ती गई, मतलब अल्प प्राण व्यंजनों में जो परिवर्तन होता गया उसकी प्रवृत्ति कहाँ बढ़ती गई, आपकी अबहट में। और वही प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ गई कब, बताइए, जब पुरानी हिंदी का समय आया। महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की प्रकृति। महाप्राण व्यंजनों जैसे ख, ग, छ, झ, भ, ध का ह में परिवर्तन होने लगा, जैसे दधी का दही हो जाना, मुख का मुंह हो जाना, ठीक है ना। तो महाप्राण व्यंजनों में परिवर्तन हुआ किस काल में, अभ्रंश काल में। जैसे ख, घ, छ, झ, भ, ध का किसमें परिवर्तन होना, ह में। और इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई आपकी किसमें, अबहट में। और पुरानी हिंदी में इस प्रवृत्ति में और ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी महाप्राण व्यंजनों का परिवर्तन होने लगा पुरानी हिंदी में और ज़्यादा। अब बात करते हैं संयुक्त क्ष की। तो संयुक्त क्ष में परिवर्तन, तो क्ष का ख हो गया किसमें, आपका अभ्रंश में, ठीक है ना। क्ष का क्या हो गया, ख। जैसे उदाहरण में द्राक्षा का क्या हो गया, दाख, ठीक है ना, दाख, दो व्यंजन एक साथ। तो क्ष का परिवर्तन हुआ अभ्रंश में ख के रूप में। और अभ्रंश के बाद अबहट में क्ष का परिवर्तन सेम टू सेम रहा, जैसे अभ्रंश में रहा, यही प्रवृत्ति बनी रही। वही पुरानी हिंदी की बात करें तो क्ष को दो रूपों में विकसित हुआ, क्ष दो रूपों में विकसित हुआ। जैसे पश्चिमी रूप की बात करें तो ख में बदल गया, और पूर्वी रूप की बात करें तो छ में बदल गया, ठीक है ना। यानी पश्चिमी भाषा में क्ष का ख हो गया और पूर्वी भाषा में क्ष का छ हो गया। जिस उदाहरण के रूप में ले हम लोग, तो पश्चिमी भाषा की बात करते हैं तो लक्ष्मण का लखन हो गया, जैसे अवधि में प्रयोग होता है लखन, है ना। तो पश्चिमी भाषा की बात करें तो लक्ष्मण का यानी संयुक्त क्ष का जो है प्रयोग ख के रूप में हुआ है। वहीं पूर्वी भाषा की बात करें तो लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मण का क्या हो गया, लक्ष्मण हो गया, ठीक है ना। यानी ख हो गया पश्चिमी रूप में, और क्ष का ख हो गया पश्चिमी रूप में, और क्ष का छ हो गया पूर्वी रूप में। अब बात करते हैं हम लोग ण और न की उपलब्धता। तो अभ्रंश में ण मिलता है लेकिन न नहीं मिलता, ध्यान देंगे आप। अभ्रंश में ट वर्गीय ण मिलता है लेकिन न नहीं मिलता है। सेम टू सेम यही प्रवृत्ति जो है आपकी अबहट में भी बनी रही। और पुरानी हिंदी की बात करें तो न और न दोनों मिलने लगे। पूर्वी पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी हिंदी में ण की व्यापकता दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अभ्रंश में और अबहट में ण मिलता है लेकिन न नहीं मिलता है, वहाँ पर आपका पुरानी हिंदी में दोनों मिलते हैं, न और ण दोनों मिलते हैं। और पूर्वी पुरानी हिंदी में न और व दोनों मिलते हैं, और पश्चिमी पुरानी हिंदी में ण की व्यापकता नहीं, ण का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपको अभ्रंश, अबहट और पुरानी हिंदी के व्याकरणगत अंतर में, कि तीनों के व्याकरण में क्या अंतर रहा। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग संज्ञा तथा कारक व्यवस्था की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग अभ्रंश की। तो निर्भिक्तिक प्रयोग आरंभ हो गए, और यही सेम टू सेम प्रवृत्ति अभ्रंश में और आपकी अबहट में रही, और सेम टू सेम आपकी पुरानी हिंदी में रही। सभी प्रतिपादित पहले स्वरांत फिर अकारांत हुए, मतलब स्वर का अंत हुआ फिर अकारांत हो गए वह स्वर। यही प्रवृत्ति सेम टू सेम आपकी अबहट और पुरानी हिंदी में रही। अब बात करते हैं हम लोग परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा, किसमें, आपका अभ्रंश में परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा। संबंध कारक में का परसर्ग का विकास अभ्रंश की प्रमुख घटना है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो संबंध कारक में का प्रसर्ग का विकास किस काल में हुआ, अभ्रंश काल में हुआ, और ये इसकी प्रमुख विशेषता प्रमुख घटना है। वहीं प्रसर्ग का विकास और बढ़ा किस में, बताइए, अबहट में बढ़ा। कर्ता कारक के लिए ने का प्रयोग तथा करण व अपदान के लिए से प्रसर्ग का प्रयोग जो है इस काल की अर्थात अबहट काल की प्रमुख घटना है। वहीं आपका पुरानी हिंदी की बात करें तो प्रसर्गों का और ज़्यादा विकास हुआ। कर्म कारक के लिए को का प्रयोग और अधिकरण के लिए पर प्रसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं आपकी पुरानी हिंदी की रही। अब बात करते हैं हम लोग हिंग। विभक्ति ने प्रायः सभी कारकों का काम लिया है, मतलब जितने भी कारक हैं उनमें जो है हिम विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
और इसकी इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अभ्रंश की। वहीं अवहट की बात करें तो हीन विभक्ति का प्रयोग बना रहा, किंतु कर्ता की ए विभक्ति का अत्यधिक प्रयोग डॉक्टर तगारे के अनुसार इस काल की प्रमुख घटना है। किस काल की? अवहट भाषा की। और आपकी जो पुरानी हिंदी है, यही दोनों प्रवृत्तियाँ बनी रही। मतलब जो प्रवृत्तियाँ आपकी अभ्रंश में रही और अवहट में ही विभक्ति को लेकर, वो प्रवृत्ति दोनों, यही दोनों प्रवृत्तियाँ जो हैं पुरानी हिंदी में चली। बात करें हम लोग लिंग व्यवस्था की, तो संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंग अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की व्यवस्था आपकी अपभ्रंश की व्यवस्था रही। यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग कहीं कहीं बना रहा। कहने का मतलब है कि संस्कृत में 3 लिंग थे, लेकिन अब अपभ्रंश में वो केवल 2 लिंग रह गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और नागर अपभ्रंश एक है जिसमें नपुंसक लिंग का कहीं कहीं प्रयोग बना रहा है। और अवहट की बात करें तो इसमें भी सेम रहा, 2 लिंगों की व्यवस्था ही बनी रही, जैसी व्यवस्था आपकी अपभ्रंश में रही। नपुंसक लिंग समाप्त होने लगे, कहाँ पर? अवहट में। और बात करते हैं हम लोग पुरानी हिंदी को, तो सेम टू सेम रही आपकी लिंग को लेकर, ठीक है ना। तो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रहे आपके पुरानी हिंदी में, आज भी वही है। स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। जितने भी शब्द थे स्त्रीलिंग, उन सब में इकारांत, मतलब जहाँ पर ई की मात्रा का अंत होने लगा, मतलब ई की मात्रा जो है प्रयोग होने लगी अंत में, शब्दों के अंत में, ठीक है ना। तो वो आपकी विशेषता रही आपकी पुरानी हिंदी की। अब हम लोग बात करें वचन व्यवस्था की, तो द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत के 3 वचन के स्थानों पर 2 ही वचन अर्थात एक वचन और बहुवचन बचे। यानी द्विवचन पहले करते थे, एक वचन द्विवचन, तो द्विवचन का लोप कहाँ हुआ? अपभ्रंश में। और संस्कृत के जो 3 वचन थे उनके स्थान पर 2 ही वचन का प्रयोग हुआ, कहाँ पर? अपभ्रंश में, एक वचन और बहुवचन का। और सेम टू सेम जो आपकी कंडीशन रही हमारे अवहट में, वही कंडीशन। संज्ञा बहुवचन के लिए नह, निह पर सर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथनः, पहु, पुनः। तो ये आपकी अवहट की भाषा रही। अवहट के बाद आपकी आती है पुरानी हिंदी, तो वही सेम टू सेम कंडीशन रहा जो वचन व्यवस्था का, जिसमें अपभ्रंश में और अवहट में रहा, सेम टू सेम पुरानी हिंदी में भी रहा। परंतु और कुछ विशेष बातें, जैसे आपकी अपभ्रंश में संज्ञा बहुवचन के लिए नह और निह पर स्वरों का प्रयोग हो रहा था, वहीं आपका पुरानी हिंदी में बहुवचन बनाने के नियम निश्चित होने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए अन तथा नह प्रत्यय का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। जैसे बेटा का बेटे बन गया पुल्लिंग के लिए, और सखी का क्या बन गया? सखियन बन गया, ठीक है ना। तो अन का प्रयोग और नह का प्रयोग स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए हुआ, और पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए और अन का प्रयोग होने लगा। पुरानी हिंदी की विशेषता की बात कर रहे हैं हम लोग। सर्वनाम व्यवस्था की बात करें तो आपका अपभ्रंश में हिंदी के सर्वनाम के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे। हिंदी के सर्वनाम के आरंभिक चिन्ह कहाँ दिखाई देने लगे? अपभ्रंश में। जैसे तुम्हें, है ना, ये मध्यम पुरुष बहुवचन करता है। इसके अतिरिक्त महार और तुहार जैसे सर्वनाम दिखाई देते हैं, कहाँ पर? अपभ्रंश में। और सेम टू सेम यही कंडीशन आपकी अवहट में रही, परंतु और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मेरा, मैं, तुम, वह और उन्ह जैसे सर्वनाम आपके कहाँ दिखने लगे? तो अवहट में। वही बात करें हम लोग पुरानी हिंदी की, तो सर्वनामों का अत्यधिक विकास हुआ है, कहाँ पर? पुरानी हिंदी में। इस काल में आधुनिक हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम दिखाई देते हैं, जिनका हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं, जैसे वे, कौन, जो, तेरा इत्यादि। अब बात करते हैं हम लोग विशेषण व्यवस्था की, तो संख्यावाची विशेषणों का विकास मुख्यतः इस काल में हुआ। किस काल में? अपभ्रंश काल में संख्यावाची विशेषणों का, जैसे 10, 12, 11। वहीं पर अवहट की बात करें तो कृदंत विशेषणों की परंपरा। किस विशेषण की बात कर रहे हैं? कृदंत। तो अब अपभ्रंश में जहाँ संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हो रहा था, विकास हो रहा था, वहीं अवहट में जो है कृदंतीय विशेषणों की परंपरा का विकास हो रहा था, जैसे आइस, उत, किता जैसे सार्वनामिक विशेषण भी विकसित हुए, ठीक है ना। तो कृदंतीय विशेषण की परंपरा और सार्वनामिक विशेषण का विकास जो है, ये आपकी अवहट की विशेषता रही। वहीं पर पुरानी हिंदी की बात करें तो कृदंतीय विशेषणों की वृद्धि होने लगी, जैसे पीत वसन का पीरो वसन बन जाना, ठीक है।
तो बात करें क्रिया संरचना की, तो कृदंत क्रियाओं का आरंभ इस काल की घटना के उदाहरण कृदंतीय क्रियाओं का आरंभ इस काल की विशेष घटना है, जैसे देखत का चाखत हो जाना। तो कृदंतीय क्रियाओं का आरंभ किस में मिलेगा? आपको अपभ्रंश में मिलेगा। और बात करें अवहट की, तो कृदंतीय क्रियाओं का तीव्र विकास हुआ है किसमें? आपका अवहट काल में। और एक और विशेषता है अवहट की क्रिया संरचना के रूप में, संयुक्त क्रियाओं का आरंभ हुआ, जैसे बोली जाए और टूटी गली, ठीक है ना, टूटी गली। तो ये संयुक्त क्रियाओं का आरंभ कब हुआ? आपका अवहट काल में। बात करें पुरानी हिंदी की, तो कृदंतीय क्रियाओं वह संयुक्त क्रियाओं का तीव्र विकास हुआ कहाँ पर? पुरानी हिंदी में। और विशेषताएं हैं पुरानी हिंदी की, संज्ञार्थ क्रियाओं या क्रियार्थ संज्ञाओं के लिए अण प्रत्यय निश्चित होने लगे, जैसे चलन, पठन, ठीक है। और विशेषता है पुरानी हिंदी की, पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए ई प्रत्यय निश्चित होने लगे, जैसे गावई और सोवई। अब बात करते हैं हम लोग काल संरचना की, तो वर्तमान काल, ठीक है ना, वर्तमान काल जो है आपका जो है अपभ्रंश की बात करें काल संरचना की, तो वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में है ना, वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में, भूतकाल कृदंत की परंपरा में, तथा भविष्यत यानी भविष्यकाल है ना, भविष्यकाल दोनों परंपराओं में चलता है। भविष्यकाल के लिए दो रूप मिलते हैं, जैसे स्वरूप है ना, स्वरूप और हरूप। भविष्यकाल के लिए दो रूप मिलते हैं, स्वरूप और हरूप, जैसे चलिसई है ना। तो ये आपका अपभ्रंश का काल संरचना का विशेषता है। वहीं अवहट की बात करें तो कृदंतीय प्रयोग की अधिकता रही इसमें। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट होने लगे। पूर्वी हट जैसे जात त रूप है, वर्तमान चलल ल रूप है, भूतकाल खाइब ब रूप है, और भविष्यकाल पश्चिमी अवहट का रूप है। तो आपने देखा कि अवहट का जो विशेषता है काल संरचना के रूप में। और बात करें हम लोग अब पश्चिमी हिंदी की, तो प्रायः अवहट के समान प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। जैसी प्रवृत्तियाँ आपकी काल संरचना के लिए अवहट में दिखाई देती हैं, सेम टू सेम आपका जो प्रवृत्ति है वो पुरानी हिंदी में मिलता है। कृदंतीय प्रयोगों की अधिकता मिलती है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट होने लगे थे। किस काल की बात कर रहे हैं? अवहट और आपकी पुरानी हिंदी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे शब्दकोशीय विशेषताओं की। तो बात करेंगे पहले तद्भव शब्द की। तो अपभ्रंश में तद्भव शब्द सबसे अधिक हैं, क्योंकि अपभ्रंश का विकास ही संस्कृत के तद्भवीकरण की परंपरा में हुआ है। मतलब संस्कृत के बाद ही न अपभ्रंश आई थी, पाली प्राकृत फिर अपभ्रंश आई थी। तो तद्भव शब्द का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हुआ? अपभ्रंश में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अपभ्रंश का विकास संस्कृत के तद्भवीकरण की परंपरा में हुआ था। वहीं हम लोग अवहट की बात करें तो तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे, किंतु उनका अनुपात कम हो गया। मतलब तद्भव शब्द का प्रयोग तो हुआ, लेकिन उनका अनुपात कम हो गया। और बात करें पुरानी हिंदी की तद्भव शब्द के मामले में, तो तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे, किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया। देशज शब्द की बात करें अपभ्रंश में, तो देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ। विशेषतः कुछ ध्वन्यात्मक शब्द जैसे किल ककिल, खुण खुण तथा कुछ क्रियाएं जैसे तड़प पड़ई तड़पता है, थक गई थकता है इत्यादि। तो देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ कहाँ पर? आपका अपभ्रंश में। और देशज शब्दों का विकास और बढ़ा किस काल में? अवहट काल में। और पुरानी हिंदी में देशज शब्दों का विकास और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है ना। तो देशज शब्द तीनों में ही मिलते। आरंभ हुआ आपका अपभ्रंश में, और इसका विकास तेज़ी से बढ़ता गया आपका अवहट और पुरानी हिंदी में। अब बात करते हैं हम लोग विदेशज शब्द की और तत्सम शब्द की। तो विदेशज शब्द की बात करें, अपभ्रंश की बात करें अपभ्रंश में, तो अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का आगमन होना आरंभ हुआ किसमें? अपभ्रंश में। अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का, जैसे कि कमाल, नौबती, तहसील, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं जिनका विदेशज भाषा में प्रयोग हुआ। विदेशज शब्दों का आगमन हुआ और आरंभ हुआ आपका अपभ्रंश में। वहीं आपका अवहट में विदेशज शब्द बढ़ते गए
और पुरानी हिंदी में विदेशी शब्दों की मात्रा और बढ़ गई। अभी भी देखते हैं हम कि ज़्यादातर शब्द हम लोग क्या करते हैं, विदेशी ही बोलते हैं, विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं, बल्कि हम लोग कहें तो संस्कृत लुप्त होती सी जा रही है। अब बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तो सरलीकरण से पैदा हुई रूहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ। तो जहाँ आपने देखा कि हिंदी का विकास जो है बहुत बहुत पहले चला रहा है। पहले संस्कृत थी, फिर आपकी वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत रही, फिर पाली रही, फिर प्राकृत रही, फिर अपभ्रंश आई थी, ठीक है ना। तो संस्कृत में तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे परंपरा ये लुप्त होती गई पाली प्राकृत से, ठीक है ना। लेकिन फिर जब आपका अपभ्रंश काल आया तो अपभ्रंश में वही परंपरा फिर से पुनः विकसित हुई। मतलब सरलीकरण से पैदा हुई दुरूहता, मतलब जब सरलीकरण हुआ, मतलब तत्सम शब्दों का सरलीकरण हुआ तो उसमें और दुरूहता आ गई, ठीक है ना। उसमें और कमियां आ गई और उसको पहचानने में, समझने में कठिनाई आ गई। तो फिर से उन्हीं शब्दों को फिर से जो तत्समीकरण कर दिया गया है ना, उन शब्दों को हटा दिया गया जिनके कारण कठिनाई प्रयोग हो रही थी, और वो तत्सम शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किए जा रहे थे उसका प्रयोग फिर से होने लगा। वही बात यहाँ दिया गया है। और सेम टू सेम कंडीशन अपभ्रंश जैसी स्थिति बनी रही किसमें, अवहट में। इसको लेकर तत्सम शब्द को लेकर प्रायः अवहट जैसी स्थिति ही बनी रही किसमें, आपका पुरानी हिंदी में, ठीक है।